अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ खलील अहमद। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पीरैक 2024 के चैप्टर 8 से लेके चैप्टर 12 तक कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 इशुएंस एंड डिलीवरी ऑफ नोटिस। सेक्शन 40 इसके अंदर डिलीवरी ऑफ नोटिस के 5 मेथड गिवन है। फर्स्ट पर्सनल सर्विस, सेकंड कोरियर, थर्ड अफिक्सिंग ऑफ नोटिस, फोर्थ पब्लिक नोटिस इन न्यूज़पेपर एंड फिफ्थ लोकल प्रोक्लेमेशन। वन बाय वन कवर करते हैं। पर्सनल सर्विस ये सबसे बेस्ट मेथड समझा जाता है। अगर किसी भी डिपार्टमेंट ने किसी ऑफेंडर को या किसी अग्रीव्ड पर्सन को कोई नोटिस देना होता है तो वो अपना एम्प्लॉय उस पर्सन की तरफ भेजे जो पर्सनली उसको नोटिस जाके दे, ताकि इसमें कोई लूप होल या डिले वगैरह ना हो। इट इज सर्व डायरेक्टली ऑन द ऑफेंडर थ्रू एनी एम्प्लॉय। ऑफेंडर्स एक्नॉलेजमेंट प्रेफर्ड बट रिफ्यूजल डजंट अफेक्ट वैलिडिटी। अगर ऑफेंडर नोटिस को कबूल कर ले तो ये प्रेफर समझा जाएगा। अगर वो इस नोटिस को रिफ्यूज भी कर दे तो भी डिलीवरी ऑफ नोटिस की वैलिडिटी पे कोई अफेक्ट नहीं आएगा। एम्प्लॉय ये कर सकता है कि वो एक बॉडी कैम फुटेज मेन के कैमरे से एक स्नैपशॉट ले सकता है, जो कि इस बात का प्रूफ होगा कि डिलीवरी ऑफ सर्विस डिलीवरी ऑफ नोटिस हो चुकी है। सेकंड मेथड सर्विस एट प्रेमिसेस विया कोरियर। इफ द ऑफेंडर कैन नॉट बी लोकेटेड पर्सनली, नोटिस शैल बी सेंट बाय कोरियर। इसमें दो सिनेरियोज हैं। सिनेरियो वन, इफ द ऑफेंडर इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी वेयर ऑफेंस अकर्ड बट नॉट इन पोजेशन। मीन के ऑफेंडर इस प्रॉपर्टी का ओनर तो हो लेकिन अभी उसकी तहवील में ना हो सकता है कि उसने वो प्रॉपर्टी किसी को ठेके पे या रेंट पे दी हुई हो। तो इस सूरत में कोरियर को कहाँ भेजा जाएगा? कोरियर विल बी सेंट टू हिज लास्ट नाउन एड्रेस। सेकंड सिनेरियो, इफ द ऑफेंडर इज एन ऑक्यूपाइंग ओनर, टेनेंट आर इन अ पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, सेंड टू द प्रॉपर्टी एड्रेस इटसेल्फ। अगर वो प्रॉपर्टी उसके कंट्रोल में है, खुद वो उसका किसान है, उसकी पोजीशन में है, तहवील में है, तो फिर कोरियर को आ, उसकी जो प्रॉपर्टी का एड्रेस होगा वहाँ पे भेजा जाएगा। थर्ड मेथड अफिक्सिंग ऑफ नोटिस। अफिक्सिंग कहते हैं पेस्ट कर देना, कहीं पे उसको चिपका कर देना। इफ द पर्सन और कोरियर सर्विस इज नॉट पॉसिबल, द नोटिस शैल बी पेस्टेड एट द कॉन्स्पिकुअस। कॉन्स्पिकुअस कहते हैं विजिबल मीन के वाजे प्लेस ऑफ द हाउस और बिल्डिंग वेयर द ऑफेंडर। इसमें भी फिर तीन कंडीशंस होंगी कि लास्ट लिव्ड, जहाँ पे वो पहले रहता था, जहाँ पे उसका पहले घर था, वहाँ पे उसको जो है वो चिपका किया जा सकता है। कैरीड ऑन बिजनेस, अगर कोई उसका बिजनेस है मीन की कोई शॉप है, तो उस शॉप का जो शटर है वहाँ पे उस नोटिस को लगाया जा सकता है। और पर्सनली वर्क फॉर इनकम, अगर वो अपनी रोज़ी के लिए या कोई कमाने के लिए कहीं पे काम करता था तो वहाँ पे भी नोटिस लगाया जा सकता है। फोर्थ मेथड पब्लिक नोटिस इन न्यूज़पेपर। इफ़ अदर मेथड आर नॉट पॉसिबल, पब्लिश नोटिस इन वाइडली सर्कुलेटेड उर्दू डेली न्यूज़पेपर। यहाँ पे देखें, अल्फाज पे गौर करें। उर्दू वाइडली सर्कुलेटेड डेली न्यूज़पेपर, जो डेली पब्लिश होता हो, उर्दू लैंग्वेज में हो और वाइडली सर्कुलेटेड हो मीन कि काफ़ी फेमस हो, उसमें फिर जो है उस नोटिस को पब्लिश किया जाएगा। तो यहाँ पे देखें एमसीक्यूज बन सकते हैं कि इंग्लिश में किया जा सकता है, नो उर्दू में किया जाएगा, और डेली न्यूज़पेपर वाले न्यूज़पेपर में किया जाएगा और जो फेमस हो, जिसको ज़्यादा रीड किया जाता हो। उसके बाद देखें फिफ्थ मेथड लोकल प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन कहते हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट, ऑफिशियल डिक्लेरेशन। इफ द notice concerned many persons in the same locality, same area, it may be announced through a loudspeaker in that area। अगर ज़्यादा है एक एरिया में तो ज़ाहिर है फिर उसको लाउड स्पीकर के ज़रिए सबको बताया जाएगा कि ये नोटिस है, आप इस टाइम पे इस प्लेस पे वहाँ पे पहुँच जाएँ। सेक्शन सब सेक्शन 2, when a notice is served by an employee, he must certify on the a duplicate copy that the notice has been properly served on the required person। तो वो फिर इसको एक रिकॉर्ड पे तौर पे डुप्लीकेट कॉपी में भी उसको सर्टिफाई करेगा। चैप्टर 9 पेनल्टीज। पेनल्टीज मीन पनिशमेंट्स, फाइन्स। सेक्शन 41 पेनल्टीज अंडर द एक्ट। ओनली दोज पेनल्टीज कैन बी इम्पोज्ड व्हिच आर ऑलरेडी अलाउड अंडर द रेलिवेंट शेड्यूल लॉज। इसके अलावा कोई भी न्यू या एक्स्ट्रा पेनल्टी ऐड नहीं की जा सकती। पेनल्टी कैन ओनली बी इम्पोज्ड इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड। इस चैप्टर के जस्ट दो सेक्शंस हैं। सेक्शन 42 पेक्यूनरी लिमिट्स फॉर पेनल्टीज। पेक्यूनरी मीन फाइनेंशियल, मॉनेटरी, फाइन्स रिलेटेड। The monetary limits pecuniary jurisdiction for imposing penalties shall apply to all officers of the authority as may be prescribed। इसका सिंपल मतलब ये है कि each officer has a limit he can impose fine। यहाँ पे देखें वो पेनल्टीज जो सिर्फ पेक्यूनरी रिलेटेड है, मीन फाइन्स रिलेटेड है, तो उनकी बात की जा रही है।
कि एक ऑफिसर को लेट्स से 5,000 जो है वो फाइन करने की इजाज़त है, जुर्माना लगाने की इजाज़त है। अगर वो 5,000 से ₹1 भी ज़्यादा जो है जुर्माना करता है, तो वो पेक्युनियरी लिमिट से, पेक्युनियरी ज्यूरिसडिक्शन से तजावुज़ कर रहा है, जो कि इल्लीगल होगा। इस पेनल्टी के अकॉर्डिंग जो है वो नहीं लगा सकता। चैप्टर 10 प्रिवेंटिव मेजर्स, एहतियाती इक़दामात। ये मेजर्स बेसिकली फ्यूचर ऑफेंसेस को रोकने के लिए लिए जाते हैं। इस चैप्टर का एक ही सेक्शन है 43 सिक्योरिटी एंड बॉन्ड्स। A hearing officer may, on his own or after receiving information, act under Chapter 8 of Criminal Procedure Code. He can require a person to sign a bond of certain amount. इस चैप्टर के अंदर बेसिकली दो ही प्रिवेंटिव मेजर्स मेंशन है। एक है साइनिंग अ बॉन्ड, दूसरा है प्रोवाइडिंग श्योरिटीज। अब ये साइनिंग का बॉन्ड क्या है, इसको एक मिसाल से अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स से एक पर्सन पब्लिक न्यूसेंस का बहस बन रहा था, ऑफेंस क्रिएट कर रहा था। जब डिपार्टमेंट को पता चलता है तो वो उसको हिरासत में ले लेते हैं। तो वो जो पर्सन है वो हो सकता है कि रिपीटेड ऑफेंस क्रिएट कर रहा हो। तो फिर बाद में जब हियरिंग ऑफिसर को पता चलता है कि ये ऐसा मामला है या उसको कोई इंफॉर्मेशन देता है, तो वो पर्सन कहता है कि मुझे छोड़ दिया जाए, मैं जो है दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूँगा, ये ऑफेंस क्रिएट नहीं करूँगा। तो हियरिंग ऑफिसर कहते हैं नहीं, हम आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। आपने पहले भी ऐसी रिपीटेड जो है ऑफेंस क्रिएट की है, तो हमको कैसे यकीन हो कि आप दोबारा ये वाली हरकत नहीं करेंगे। तो फिर उसको कहा जाता है कि आप हमसे एक वादा करें। वो जो वादा होगा वो एक साइनिंग का बॉन्ड की सूरत में होगा, जो कि सर्टेन अमाउंट का होगा। हो सकता है कि वो बॉन्ड 1 लाख रुपए का हो, 50,000 का हो। तो इस तरह से उसके ऊपर एक चेक लग जाएगा। अगर वो दोबारा ऐसी हरकत करेगा, ऐसा ऑफेंस क्रिएट करेगा, तो उसने जो वो बॉन्ड साइन किया था 50,000 का, वो उसको 50,000 देने पड़ेंगे। तो मीन कि ये बहुत अच्छा मूव है। अगर ऐसा किया जाए तो वो जो बंदा है वो दोबारा ऑफेंस क्रिएट नहीं करेगा। दूसरा क्या है, दूसरी प्रिवेंटिव मेजर ये है कि प्रोवाइडिंग श्योरिटीज। श्योरिटीज कहते हैं गारंटर्स, जमानती। उसको कहा जाएगा कि आप जो है हमें 2 या 3 जो है गारंटर दे दें, जो ज़मानती दे दें, जो फेथफुल हों, जो कि आपके रिलेटिव ना हों। ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि जो क्लोज़ रिलेटिव हों, वो नहीं होने चाहिए। सम टाइम वो भी हो सकते हैं जिसमें वो फेथफुल हों। तो उसमें ये होता है कि अगर वो पर्सन ऑफेंस क्रिएट करता है, तो उनके जो गारंटर्स होते हैं, जो ज़मानती होते हैं, उनको भी पकड़ा जाता है। तो इस तरह से भी उस पर्सन के ऊपर एक चेक लग जाता है कि अगर मैं दोबारा ऑफेंस क्रिएट करूँगा, तो मैं सोसाइटी के अंदर कैसे रहूँगा। तो एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट देखें, ये सारा कुछ जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर किया जाएगा। यहाँ पे देखें अगेन, कोड आर प्रेस्क्राइब्ड। अच्छा, जब भी प्रेस्क्राइब का वर्ड यूज़ होता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ये रूल्स के अंदर लिखा जाएगा। हो सकता है कि हम इसको रूल्स के अंदर लिखें, लेकिन अभी पीरा रूल्स 2025 के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी नहीं हैं, सिर्फ प्रेस्क्राइब लिखा हुआ है। हो सकता है रूल्स बाद में चेंज हो जाए। तो जब भी प्रेस्क्राइब्ड का वर्ड आता है ना, उसके बाद अगर लॉ या एक्ट नहीं लिखा हुआ, तो आप समझ जाएं कि प्रेस्क्राइब्ड का मतलब यह है कि बाद में रूल्स के अकॉर्डिंग उसको फिर डील किया जाएगा। चैप्टर 11 ऑफेंसेस, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 44 ऑफेंसेस, इसके अंदर पहले डिफाइन किया गया कि ऑफेंस क्या है, फिर उसकी मजीद टाइप्स बताई गई हैं। एनी पर्सन हु इंटेंशनली आर विदाउट वैलिड रीजन commits any of the following acts shall be guilty of an offense। ये तमाम जो हैं ये ऑफेंसेस हैं। इनको वन बाई वन देखते हैं। क्लॉज ए, रिफ्यूजेस टू रिसीव आ नोटिस आर प्रिवेंट इट्स सर्विस। मीन के ऐसा पर्सन या ऑफेंडर जिसको नोटिस भेजा जाए वो उसको ले ना या उसको रिफ्यूज़ कर दे। इसकी भी फिर मजीद टाइप्स हैं कि एब्सकॉर्डिंग, अगर उसको नोटिस देने की कोशिश की जाए तो वो उससे भाग जाए, या उसको प्रोक्लेमेशन की जाए, मीन की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाए तो वो अवॉइड करे, ना सुने। रिमूव आर अवॉइडिंग अ फिक्सेशन ऑफ नोटिस। मीन के अगर नोटिस उसकी घर पे या उसकी दुकान दुकान पे पेस्ट किया जा रहा हो, उसको वो फाड़ दे या रिमूव कर दे। तो ये सारे क्या हैं, ऑफेंस से हैं, ऑफेंस में आएंगे, ये जुर्म है। उसके बाद देखें बी, डिसोबेज एनी ऑर्डर इशूड अंडर द एक्ट आर शेड्यूल लॉज। अगर उनको वो ओबे नहीं करता, डिसोबे करता है, तो वो भी ऑफेंस है। फेल्स टू अपेयर पर्सनली आर थ्रू एन एजेंट बिफोर द कंसर्न्ड ऑफिसर। अगर ऑफिसर उनको कहता है कि आप यहाँ पे जो है इस टाइम या डेट को आएँ, तो वो ना आए, तो वो भी ऑफेंस है। फेल्स टू प्रोड्यूस एनी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आर आर्टिकल। अगर उसको कहा जाए कि हमें कुछ आर्टिकल्स या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें जो आपने रखे हुए हैं, हो सकता है वो आर्टिकल से मुराद हर चीज़ आ जाती है, जो भी अशिया उसके पास हैं, वो उनको चेक करना चाहते होंगे कि क्या वो लाज के अकॉर्डिंग है। हो सकता है कि वो कोई नशावर चीज़ें हों। वैसे मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, नशावर चीज़ें तो इनके मतलब जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, कोई भी हो सकती हैं जो कि
ये ऑफिसर देखना चाहते हों कि क्या वो अकॉर्डिंग टू लॉ प्रेस्क्राइब्ड रूल्स के अकॉर्डिंग भी हैं कि नहीं है। तो अगर वो प्रोड्यूस ना करे, उनको ना दे, तो वो भी ऑफेंस में आएगा। फेल्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ये भी ऑफेंस है। रेजिस्ट व्हेन द ऑफिसर ट्राइज टू टेक एनी प्रॉपर्टी आर सस्पेक्टेड आर्टिकल, अगर कोई चीज़ उसकी प्रॉपर्टी को जो है या सस्पेक्टेड आर्टिकल को कब्जे में लिया जाए तो वो रेजिस्ट करें। रिफ्यूजेस टू असिस्ट, ये भी ऑफेंस है। अब्स्ट्रक्ट इन एनी अदर वेज द फंक्शन ऑफ द ऑफिसर, या किसी भी तरह से ऑफिसर की फंक्शनिंग में या ड्यूटी में रुकावट का बायस बने, ये भी ऑफेंस है। इनक्रोचेस इलीगल ऑक्युपायर स्टेट प्रॉपर्टी, ये भी ऑफेंस। रिमूव्स एनी मूवेबल स्टेट प्रॉपर्टी, फेल्स टू ओबे एन एनफोर्समेंट प्रोटेक्शन ऑर्डर, ये हम बड़ी अच्छी और डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं ये सारी चीज़ें। अटेम्प्ट्स आर अबेट्स, अबेट्स कहते हैं मदद करना, लेकिन जुर्म के अंदर मदद करना उसको कहते हैं अबेट, तो ये भी ऑफेंस है। इसकी सज़ा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसको क्या सज़ा दी जा सकती है? 6 महीने उसको जो है कैद हो सकती है, 3 लाख का जुर्माना हो सकता है, या फिर ये दोनों भी सज़ाएँ उसको दी जा सकती हैं। Section 45 offences by companies. If a company commits an offence under the Act, the company is liable to fine, cost or other compensation as specified for the offence. अगर कंपनी भी कोई ऑफेंस क्रिएट करती है तो उनको जुर्माना हो सकता है, कास्ट बेयर करनी पड़ सकती है, या किसी और तरह से कंपनसेशन देना पड़ सकती है। सबसेक्शन 2, if offence is due to neglect of any director, manager, secretary or officer, such person shall also be liable for punishment. मीन ये जो कंपनी की हायर अथॉरिटीज़ होती हैं, जैसे डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और ऑफिसर, अगर वो जो ऑफेंस है इनकी निगलेक्ट से क्रिएट हुआ है तो इनको भी सज़ा मिलेगी। यहाँ पे कंपनी से क्या मुराद है? कंपनी से मुराद बॉडी, कॉर्पोरेट, फर्म और एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इस पे एस्पेरेंट जो है कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या कोई ग्रुप भी कंपनी कहलाता है? बिल्कुल, यहाँ पे डेफिनेशन गिवन है। एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये भी कंपनी की डेफिनेशन में आएगा, तो यहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है। उसके बाद देखें सेक्शन 46, पर्सोनेटिंग अ मेंबर, ऑफिसर और एम्प्लॉय। पर्सोनेटिंग मीन के झूठा बेस बनाना, किसी और का रूप धार लेना। इफ एनी पर्सन pretend to hold or post or office as a member, officer or employee under this act, knowing he doesn't actually hold it, मीन उसको पता भी हो कि मैं जो है इस ऑफिस का मेंबर नहीं हूँ, ऑफिसर नहीं हूँ या एम्प्लॉय नहीं हूँ, इसके बावजूद जो है वो खुद को ऑफिसर, मेंबर या एम्प्लॉय प्रिटेंड करे। falsely acts as another person who truly holds such office, अगर ऑफिस के अंदर कोई और पर्सन है और उसको जो है वो प्रिटेंड करे, तो इसमें दोनों चीज़ें हैं, एक तो बाहर का पर्सन है, दूसरा ऑफिस के अंदर है। कि लेट्स से सर्जेंट जो है वो खुद को एनफोर्समेंट ऑफिसर प्रिटेंड करे और जाके जो है वो उस तरह से रेड करे, कहीं किसी को जुर्माना कर दे, तो वो भी पर्सोनेटिंग कहलाएगा। एंड इन दिस फॉल्स आइडेंटिटी डज आर अटेम्प्ट टू डू एनीथिंग अंडर द कवर ऑफ दैट ऑफिस, तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी? He shall be punished under section 170 of the Pakistan Penal Code 1860। तो ये आपने सेक्शन नंबर भी याद करना है कि कौन सा सेक्शन जो है इन ये पर्सोनेटिंग वाले ऑफेंस को डील करेगा। उसके बाद देखें सेक्शन 47, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी। मिस यूज़ दो तरह का हो सकता है, एक तो है निगलेक्ट, कि ऑफिसर जो है वो कोई निगलिजेंस दिखाया, दूसरा है कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन से ज़्यादा पावर का यूज़ करे, तो ये दोनों मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी में आएंगे। एनी ऑफिसर or employee responsible for enforcement or regulatory compliance who exercises power beyond authority, तो ये भी मिसयूज अथॉरिटी में आएगा। enters, searches or seizes property without lawful authority, lawful authority के बगैर जो है वो किसी प्रॉपर्टी को सीज करे, सर्च करे या एंटर करे, ये भी मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है। unnecessarily delays forwarding arrested person to courts or other authority, हमने देखा कि मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो 24 आवर्स के अंदर अरेस्टेड पर्सन को जो है वो प्रेजेंट करना पड़ता है, अगर वो ना करें तो वो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी होगा। कंडक्ट्स फॉल्टी और डिफेक्टिव इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन, अगर वो जो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करता है, इंस्पेक्शन करता है, वो ठीक ना करे तो वो भी मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है। मेक फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, विलफुली ब्रीचेस और निगलेक्ट, विलफुली मीन जानबूझकर, इंटेंशनली जो है वो ऐसा काम करे। डेरेलिक्शन का मतलब होता है निगलेक्टिंग ऑफ ड्यूटी, इंक्लूडिंग इनसबऑर्डिनेशन, इनसबऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि अपनी हायर अथॉरिटीज़ के हुक्म को ना मानना, उनकी कमांड को
निगलेक्ट करना, तो ये भी मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है। पार्टिसिपेट इन एक्शंस प्रिवेंटिंग एनफोर्समेंट आर रेगुलेटरी कंप्लायंस, मीन के अगर कोई एनफोर्समेंट ऑफिसर वहाँ पे कोई रेड करना चाहता है तो दूसरा ऑफिसर उसको वहाँ पे रोक देता है, हो सकता है उसके वहाँ पे कोई इंटरेस्ट हो, तो वो भी मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है। तो इसकी क्या पनिशमेंट है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें उस ऑफिसर को या मेंबर को या एम्प्लॉय को 6 महीने की कैद हो सकती है, 1 लाख का जुर्माना हो सकता है, या ये दोनों सज़ाएँ भी उसको दी जा सकती हैं। उसके बाद देखें चैप्टर नंबर 12, कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी, सेक्शन 48, इसके अंदर इंक्वायरी को कंडक्ट करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मौजूद है। यहाँ पे देखें, टू फाइंड आउट फैक्ट्स एन इंक्वायरी में बी कंडक्टेड एज फॉलोज। सबसे पहले इनिशिएटिंग अथॉरिटी आती है कि कौन इस इंक्वायरी को स्टार्ट कर सकता है। द फॉलोइंग अथॉरिटीज में इनिशिएट एन इंक्वायरी, द अथॉरिटी, बोर्ड जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, हियरिंग ऑफिसर, एसडीओ और ईओ। इसमें एक और ऑफिसर होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो एग्जाम के अंदर आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दिया जा सकता है, तो इसको आपने एक्सक्लूड करना है, ये इंक्वायरी नहीं कर सकता। द इंक्वायरी कैन बी इनिशिएटेड ऑन देयर ओन मोशन अपॉन रेसिपिएंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट किसी अग्रीड पर्सन की हो सकती है, उसकी इन्फॉर्मेशन पे भी जो है इंक्वायरी करवाई जा सकती है। थ्रू अ विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर, अगर कोई मुखबर कोई जो है इंफॉर्मेशन दे उसकी बुनियाद पे भी इंक्वायरी करवाई जा सकती है। ऑन अ रेफरेंस फ्रॉम अ डिपार्टमेंट, कोई डिपार्टमेंट जो है रेफरल केस भेज दे तो भी इंक्वायरी करवाई जा सकती है। तो दूसरा स्टेप है फिर इंक्वायरी ऑफिसर। इंक्वायरी ऑफिसर कौन होगा? द इनिशिएटिंग अथॉरिटी में कंडक्ट द इंक्वायरी इटसेल्फ, जिसने जो है इंक्वायरी स्टार्ट की है वही जो है इंक्वायरी ऑफिसर होगा। अगर वो किसी और को अपॉइंट करना चाहे तो कर सकता है। अपॉइंट एनी इंक्वायरी ऑफिसर हु इज सबऑर्डिनेट टू इट बट सीनियर टू इट टू द पर्सन अंडर इंक्वायरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक चार्ट से समझते हैं। यहाँ पे देखें, लेट्स से हमारे पास एक है BS-17 का ऑफिसर, एक है BS-16 का ऑफिसर, एक है 14 का और एक है BS-11 का। तो इसमें देखें, अपॉइंट एन इंक्वायरी ऑफिसर हु इज सबऑर्डिनेट, मीन जो उससे छोटा है रैंक में। तो अगर BS-16 का ऑफिसर जो है 17 को इंक्वायरी के लिए अपॉइंट करना चाहे कर सकता है? नो, सबऑर्डिनेट का वर्ड लिखा हुआ है। अगर BS-16 का 14 को करना चाहे तो कर सकता है। दूसरी बात देखें, बट सीनियर टू द पर्सन अंडर इंक्वायरी, ये दूसरा पॉइंट है, एक यहाँ तक है, दूसरा यहाँ से, फिर इसको भी अंडरस्टैंड करें। बट सीनियर टू द पर्सन अंडर इंक्वायरी, जिसकी इंक्वायरी की जानी है वो उससे सीनियर होना चाहिए। अगर BS-14 का जो ऑफिसर है वो चाहे कि मैं BS-14 के ऑफिसर की इंक्वायरी करूं, कर सकता है? नो, ये उसका जो सीनियर नहीं है, ये बराबर है, इनका रैंक ही बराबर है, इनकी पोजीशन बराबर है, ये उसकी नहीं कर सकता। हाँ, BS-14 का जो ऑफिसर है वो BS-11 के ऑफिसर की इंक्वायरी कर सकता है, अपने रैंक के बराबर नहीं कर सकता। इसी तरह BS-16 का भी अपने जो पोजीशन के बराबर है BS-16 की नहीं कर सकता। तो ये दो पॉइंट्स को आपने माइंड में रखना है। उसके बाद देखें, next step, procedure to conduct inquiry. The inquiry officer may inspect the site, check record statements and take other measures to verify facts. दूसरा देखें, the inquiry officer shall have all the powers of civil courts under the Code of Civil Procedure 1908. This is most important act. आपने इसको याद रखना कि ये जो इंक्वायरी ऑफिसर होगा उसके पास कौन सी पावर्स होंगी, तो वो जो है सिविल कोड की पावर रखेगा अंडर सिविल ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 फॉर समनिंग एंड इन्फोर्सिंग अटेंडेंस। अगर वो किसी भी पर्सन को बुलाना चाहे तो वो बुला सकता है, उसके अंडर अटेंडेंस लेना चाहे तो वो उसको इंश्योर करवा सकता है। एग्जामाइनिंग पर्सन ऑन ओथ, अगर किसी पर्सन ने ओथ लिया हुआ है तो उसको चेक कर सकता है। कंपेलिंग प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, किसी पर्सन को वो कह सकता है कि आप जो है वो डॉक्यूमेंट्स मुझे दें, जो कि रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे कि रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, एफिडेविट उसने दिया है तो उसका एविडेंस लिया जा सकता है। इशूइंग कमीशन फॉर एग्जामाइनिंग विटनेस, कोई कमीशन बना सकता है। दूसरा नेक्स्ट स्टेप, फेट ऑफ इंक्वायरी फाइंडिंग, मीन कि इसका जो रिजल्ट है उसका क्या, उसकी फाइंडिंग क्या होंगी। इसमें 3 सिनेरियोज हैं। इफ़ द एलिगेशन आर नॉट प्रूवन, द इंक्वायरी अथॉरिटी शैल क्लोज द इंक्वायरी, मीन कि अगर किसी ऑफिसर पे ये एलिगेशन था कि वो ब्राइबरी करता है, रिश्वत लेता है, अगर वो प्रूफ नहीं हुई तो वो इंक्वायरी जो है वो क्लोज हो जाएगी। दूसरा स्टेप,
इफ़ द एलिगेशन आर प्रूवन द मैटर शैल बी रेफर टू द सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखें। विथ द रिकमेंडेशन फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स एंड इम्पोजिशन ऑफ द प्रपोज्ड पेनल्टी, उसके अंदर जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो प्रपोज्ड जो है रिकमेंडेशन होंगे कि इसके ऊपर कौन सी पेनल्टी लगनी चाहिए, क्या होगा सारा कुछ। तो वो एसडीओ चाहे तो उनको कंसिडर करे या उसको चाहे तो मज़ीद जो है उसको रिकंसिडर कर सकता है। थर्ड, if the initiating authority is not satisfied with the finding, it may order a de novo। de novo कहते हैं फ्रेश इंक्वायरी थ्रू अनदर इंक्वायरी ऑफिसर। मीन के हायर अथॉरिटी को फील होता है कि ये जो इनिशिएटिंग अथॉरिटी है इसने अच्छा काम नहीं किया, इसने इंक्वायरी ठीक नहीं की, तो वो नया ऑफिसर को अपॉइंट कर सकते हैं। फाइनल स्टेप, टाइम फॉर इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स। द इनिशिएटिंग अथॉरिटी शैल फिक्स अ टाइम पीरियड विद इन विच द इंक्वायरी मस्ट बी कंप्लीटेड। इसी के साथ ये हमारा लेक्चर खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।